आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका, जहां हम आपको दिखाएंगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो आज की जो 4 बड़ी तस्वीरें हैं उनके साथ कर रहे हैं शुरुआत, जिसमें पहली खबर होगी दिल्ली दंगा से जुड़ी हुई। दिल्ली दंगा क्या सोची समझी साजिश थी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जानकारी में ये बात शेयर की है। दिल्ली दंगों में आरोपी शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सुप्रीम अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी करते हुए कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों को राष्ट्र की संप्रभुता पर सुनियोजित हमला माना जाए, ये था। क्योंकि अब इसको लेकर आगे अपडेट क्या है, किस तरीके से शर्जिल इमाम के वकील इसका बचाव कर रहे हैं, या फिर ये जो बात कही गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, इसको लेकर सबूत क्या है, ये आगे आपको बताएंगे। दूसरी जो तस्वीर है वो परेशान करने वाली है। 16 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को सेंट कोलंबस स्कूल के 16 साल के छात्र ने सुसाइड किया। सुसाइड का मामला सामने आया। अब अभिभावकों में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मौके से मिले सुसाइड नोट में छात्र शौर्य पाटिल ने कुछ शिक्षकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि 18 नवंबर को स्कूल में डांस प्रैक्टिस के दौरान हुए अपमान के बाद बच्चे ने यह कदम उठाया। पिता प्रदीप पाटिल का कहना है कि शौर्य के क्लासमेट्स ने बताया कि 18 नवंबर को स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य फिसलकर गिर गया था। एक टीचर ने इसे ड्रामा बताते हुए सबके सामने उसे डांट दिया था। जिस तरीके से यह खबर सामने आई, ये पेरेंट्स को परेशान कर देने वाली है। और दुखद ये कि इस छात्र ने सुसाइड कर लिया। अब बच्चा नहीं बचा, बच्चे के परिवार वाले, उसके परिजन और बाकी पेरेंट्स अब स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, नीतीश के हाथ में फिर से बिहार की कमान सौंपी गई है। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। नीतीश बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश कुमार 19 साल से ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाल चुके हैं। अगर उन्होंने अपना ये कार्यकाल पूरा कर लिया तो वो देश में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। अब जो तस्वीरें आज की हैं वो बड़ी ऐतिहासिक रही, जिसकी कुछ झलकियां तो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। चौथी जो बड़ी तस्वीर है वो नेपाल से जुड़ी हुई है। फिर से भड़का है यहां पर दंगा। जेनजी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी कि जो जेनजी हैं एक बार फिर से भड़क गए हैं। कर्फ्यू इस बीच लागू करना पड़ा है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर से नई पीढ़ी के युवाओं ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के 12 जिले में, यहां पर मध्य प्रदेश के 12 जिले में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया जब जेनजी कार्यकर्ताओं और सीपीएन यूएमएल समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो प्रशासन ने सिमरा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया। जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट की नौबत आ गई जेनजी के प्रदर्शन के बाद, उसके बाद अब फिर से जेनजी का भड़कना, ये बड़ी चिंता की बात है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखाएं अपडेट के साथ। आगे ये खबर डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच मिल रही है एक बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो नेपाल से मिल रहा है। नेपाल के 12 में जेनजी यूएमएल के बीच में तनाव देखने को मिला है। तनाव को देखते हुए अब नेपाल में नौबत ये आ गई है कि दोबारा से कर्फ्यू लागू किया गया है। आज रात 8 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। नेपाल में फिर से भड़का है जेनजी और इसी को देखते हुए कर्फ्यू लागू किया गया। आपको ये तस्वीरें देखकर कुछ दिन पहले जो नेपाल में हिंसा भड़की थी, जो जेनजी प्रदर्शन तेज हुआ था, उग्र हुआ था, उसकी तस्वीरें याद आ जाएंगी, यानी कि रिकॉल हो जाएंगी वो तस्वीरें। नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर से नई पीढ़ी के युवाओं ने हंगामा काट दिया है। मध्य प्रदेश के 12 जिले, यहाँ पर बुधवार को उस समय तनाव यहाँ पर फैल गया जब जेनजी कार्यकर्ताओं और सीपीएन यूएमएल समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो प्रशासन ने सिमरा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया। ये कर्फ्यू इसलिए है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि कर्फ्यू के बावजूद जब लोग यहां पर इकट्ठा होंगे तो फिर नेपाल में हालात फिर से बिगड़ने के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए नेपाल से सीनियर जर्नलिस्ट अशोक अधिकारी जुड़ गए हैं। उनसे हम ताजा अपडेट ले लेते हैं। अशोक जी, जो अभी चल रहा है नेपाल में वो तो चिंता पैदा करने वाला है। पिछले दिनों जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं। अब क्यों भड़के हैं जेनजी? देखिए रचना जी, अभी जो कल से आज तक
जैसा माहौल बन रहा है, फिर ये चिंता की बात है। ये थोड़ा चिंता वाली बात है। फिर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए अभी सुरक्षा परिषद का बैठक बैठ तो रहा है, लेकिन जैसे जेएनजी भड़के हुए इसके बहुत बड़ा कारण है कि जिस दिन इससे पहले 2 दिन तक जो जेएनजी मूवमेंट चला था, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को पकड़ाऊ करके कानूनी कार्रवाई करने के लिए जेएनजी पुस्ता के जो समर्थक है उन्होंने मांग रखे थे। लेकिन अभी तक उनको पकड़ाऊ करके और उनको बयान में लेने के लिए भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। इसीलिए और फिर जो यूएमएल के अध्यक्ष है केपी शर्मा ओली और जो महेश बस्नेत और दूसरे नेता है, वो जेएनजी को आरोपित करने के लिए और उनको अपराधी करार करने के लिए बहुत भड़काऊ वाली अभिव्यक्ति और भाषणबाजी कर रहे हैं। इसीलिए जेएनजी उसको प्रतिशोध में और उसको बदला लेने के लिए सड़क में उतरे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था ना अशोक जी, पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था जेएनजी सड़कों पर उतरे, उनकी अलग अलग मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, सरकार को उन्होंने हटा दिया, तख्ता पलट हो गया। उसके बाद ये लग रहा था कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, अब चीजें शांत हो जाएंगी। फिर से भड़क गए कि कहीं किसी के हाथों खेल तो नहीं रहे जेएनजी। देखिए, ये खेल भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि उनका जो मुद्दा था, उनका जो मांग था, अभी तक वो मांग संबोधन नहीं हुआ है। जैसे कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री और जितने भी दोषी है उनको पकड़ाऊ करके कार्रवाई शुरू करना, ये काम जब सुशीला कार्की ने नहीं की, तब उनको जेएनजी पुस्ता के लोगों को और अभियंता को बहुत एक नाराजगी है। इसीलिए वो फिर से, और जिसने इतना बड़ा 76 लोगों को जिसने हत्या किया, वो फिर ऐसे बोल रहा है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए जेएनजी का गुस्सा फिर से भड़क गया है। अभी तो कर्फ्यू की नौबत आ गई है ना, कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात 8 बजे तक की जानकारी है। तो क्या सड़कों पर अब नहीं निकल रहे हैं लोग? अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू आदेश तो जारी कर रखा है, जो सिमरा और 12 मध्य प्रदेश के 12 जिला और सिमरा के आसपास में। लेकिन अभी भी वहां पे युवा पुस्ता वो सद्भाव रैली के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो सीपीएन यूएमएल के समर्थक है वो भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। लेकिन माहौल ये है कि जो प्रशासन ने वार्ता के लिए, संवाद के लिए उनको बुलाया था, जिसने ये जेएनजी प्रदर्शनकारी को आक्रमण किया, उन लोगों को पकड़ाऊ करने के बाद ही हम वार्ता में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे बोल के करके उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले जब तख्ता पलट की नौबत आई थी, तब तो सैकड़ों लोग फिर हजारों में तब्दील हो गए थे। जेएनजी प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर आए थे, अब धीरे धीरे वो नौबत ना आ जाए, इसीलिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं, कर्फ्यू लागू किया गया है। हर पैनी नजर बनाने की बात घटनाओं पर हो रही है, अब देखना होगा कंट्रोल होता है या नहीं। अशोक अधिकारी जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर अवैध घोषित किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। इंदौर के महू स्थित 4 मंजिला जो उनका मकान है उसे इल्लीगल घोषित कर दिया गया है और अब मकान तोड़ने की तैयारी है। मकान तोड़ने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा है अलग अलग जो क्रिमिनल घटनाएं हैं, जो क्राइम की घटनाएं हैं, उनमें अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो फिर इस तरीके से भी एक्शन होता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, और अगर वो इलीगल होती है किसी भी तरीके से तो फिर वहां बुलडोजर चलता है। ये यूपी का मॉडल है, योगी का मॉडल भी इसे कहा जाता है। और अब इंदौर में इसे चलाने की तैयारी है क्योंकि यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का जो घर है 4 मंजिला, वो अवैध घोषित कर दिया गया है। इसी खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच हो गई है तेज। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर जांच के दायरे में। आप समझिए 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 200 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जांच के दायरे में हैं। 200 डॉक्टर्स के साथ स्टाफ भी जांच के दायरे में है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ और
अभी जांच का केंद्र जो बनती हुई नजर आ रही है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है। इसकी फंडिंग को लेकर जांच करना, इसमें कौन कौन डॉक्टर्स हैं जो ब्लास्ट केस से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जा रहा था, वाइस चांसलर क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो जांच का विषय बनी हुई हैं। मनोज सूर्यवंशी इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरुआत के दिन से लेकर अब तक जांच का केंद्र बनी हुई है, अभी 200 डॉक्टर आ गए हैं जांच के दायरे में, क्या ये सभी इन्वॉल्व हैं? देखो, बता दें कि लगातार हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के पर लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जितने भी डॉक्टर रहे हैं सबसे गहनता से जो टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो सवालों के घेरे में गिरती हुई जा रही है। क्योंकि सारे जो डॉक्टर जो साइना जो गिरफ्तार की थी वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित रखती थी। जो डॉक्टर उमर थे जो दिल्ली ब्लास्ट की वो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित रखते थे, पर के बाद एक जब डॉक्टर की गिरफ्तारी की तो तमाम जो डॉक्टर यूनिवर्सिटी से ही संबंधित रखते हैं। और ऐसे कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो टेक्नीशियन है जो बिजली का काम करते हैं उन्होंने भी दी थी, जिसको लेकर उनसे की जा रही है। जो छात्र हैं मनोज, ऑडियो में दिक्कत है। मनोज, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। मनोज, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। फरीदाबाद से आप जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां से एक एक करके डॉक्टर पकड़े गए, जांच का शिकंजा बढ़ा और अब इसी यूनिवर्सिटी के जो 200 डॉक्टर हैं वो जांच के दायरे में आते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टाफ के बाकी लोग हैं वो भी इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। सवाल ये कि यहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले क्या सभी इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे क्या? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स अगर पकड़े गए हैं और उनको लेकर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं तो अब जांच के दायरे में बाकी का आना भी लाजमी है। 200 डॉक्टर्स के साथ स्टाफ भी जांच के दायरे में आता हुआ नजर आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर निगाहें बनी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी की टीम भी जांच कर रही है, पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर तक चीजें पहुंच गई हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ पुख्ता हाथ लगा है। साथ ही साथ तो ये भी हो सकता है कि कुछ आतंकी संगठन के जरिए यहां पर फंडिंग हो रही हो, इस बात की आशंका है। मनी ट्रेल खंगाला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो शक है उसको लेकर सबूत भी खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग जगह जो छापेमारी हुई है उसमें तमाम सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। और अब ये तो सबसे बड़ी खबर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो 200 डॉक्टर हैं, 200 डॉक्टर्स के साथ साथ जो स्टाफ है वो भी जांच के दायरे में आ गया है। यानी अब इन सभी से पूछताछ होगी, इन सभी से जुड़े हुए जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल, लैपटॉप, बाकी गैजेट्स रहते हैं, उन्हें भी खंगाला जाएगा। उसमें भी देखा जाएगा कि कहीं कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के ओखला में रहा, हेड ऑफिस से लेकर यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े तार कहीं भी रहे, चाहे वो अलग अलग राज्यों के हिस्से क्यों ना हो, अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग राज्यों से भी पकड़े गए हैं। तो हर तरीके से जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और कोई भी सबूत हाथ से ना जाने पाए, इस बात की कोशिश भी है। मनोज साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या 200 ये सभी डॉक्टर्स खास समुदाय से बिलोंग करते हैं क्या? ये तो लगातार बता दें कि लगातार जो हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच अभियान जो सर्च अभियान है वो तेज किया हुआ है। ऐसे में जब उन डॉक्टरों की कुंडली पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है, पुलिस ने तमाम जो डॉक्टरों की ये लिस्ट है तैयार की हुई है। कुछ डॉक्टर जो जा रहे हैं, टीमें हैं वो जांच कर रहे हैं। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उसकी भी समाइश है वो भी सरकार के द्वारा की जा रही है। कितनी अनलीगल है, कितने खरीदी है, कौन कहां से इसकी फंडिंग हुई, कौन कौन इसके ट्रस्टी हैं, तमाम जो लोग हैं उनकी जो जांच है वो केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं। ठीक है मनोज, नजर आप बनाए रखिएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स को जांच के दायरे में रखना, ये बड़ी खबर है। इससे जुड़ा अपडेट जो भी होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। दिल्ली दंगों से जुड़ा अगला बड़ा अपडेट है, यानी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपडेट आपने जान लिया। आप दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ बड़े अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिया है बड़ा बयान। बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काने की कोशिश हुई थी दिल्ली दंगों के दौरान, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। शर्जिल इमाम ने सत्ता परिवर्तन की साजिश रची थी, ये पुलिस ने अपनी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी है शर्जिल इमाम। जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसका कड़ा विरोध दिल्ली पुलिस ने किया है। साथ ही कहा है कि आतंकी से ज्यादा खतरनाक
पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आतंकी है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है, यानी कि आतंकी से ज्यादा पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी होता है वो आतंकी बन जाए तो वो ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सुप्रीम अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी SV राजू ने पैरवी करते हुए कहा, 2020 के दिल्ली दंगों को राष्ट्र की संप्रभुता पर सुनियोजित हमला माना गया। यह अचानक भड़की हिंसा नहीं थी। पुलिस ने मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए ये बयान दिए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर हलफनामे में दावा किया गया कि हिंसा सत्ता परिवर्तन के एक संगठित प्रयास का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करना था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की एक व्यवस्थित और समन्वित कोशिश थी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है। दिल्ली दंगा सोची समझी साजिश बताई है दिल्ली पुलिस ने। आगे बढ़ते हुए एक अपडेट है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ, जहां पर 4 और गिरफ्तारियां हो गई हैं। एनआईए ने श्रीनगर से 4 को गिरफ्तार किया है। मुफ्ती इरफान अहमद भी गिरफ्तार किया गया, जो जानकारी मिल रही है। एनआईए ने श्रीनगर से 4 को गिरफ्तार किया है। जैसे हम लगातार बता रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में अब इस ब्लास्ट केस से जुड़े हुए तार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर यूपी, अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब जो जानकारी है, एनआईए ने श्रीनगर से 4 और गिरफ्तारियां की हैं। मुफ्ती इरफान अहमद भी यहां से गिरफ्तार हुआ है। कैसे दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट किया गया, कैसे देश के अलग अलग हिस्सों को भड़काने की, दहलाने की साजिश थी। देश में 20 से ज्यादा जगहों पर धमाके करने थे, उसको लेकर विस्फोटक इकट्ठा किया गया था। और फिर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जब जांच एजेंसियां और तेजी से आगे बढ़ी, हालांकि अलर्ट उससे पहले ही थी, उससे पहले ही गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई थी, विस्फोटक पदार्थ मिलना शुरू हो गया था, जिसके बाद उमर मोहम्मद ने दिल्ली में जाकर लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। मुफ्ती इरफान अहमद अब इसमें अहम कड़ी निकलकर सामने आया है, जिसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने श्रीनगर से 4 को गिरफ्तार किया है। 4 और गिरफ्तारियां, और एक एक करके ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया अल फलाह यूनिवर्सिटी से खबर है कि 200 डॉक्टर्स अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। और इधर श्रीनगर से 4 और गिरफ्तारियां की गई हैं। अगली खबर पेरेंट्स के लिए परेशान कर देने वाली है, क्योंकि दिल्ली से खबर सामने आई है। 16 साल के एक स्कूली छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र के पिता का स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप भी इसमें सामने आया है। स्कूल के शिक्षक पर छात्र के शोषण का आरोप लगा है। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था 16 साल का छात्र के परिजनों का स्कूल से बाहर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। यहां स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को सेंट कोलंबस स्कूल के 16 साल के छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मौके से मिले सुसाइड नोट में छात्र शौर्य पाटिल ने कुछ शिक्षकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। परिवार का दावा है कि 18 नवंबर को स्कूल में डांस प्रैक्टिस के दौरान हुए अपमान के बाद बच्चे ने यह कदम उठाया। पिता प्रदीप पाटिल का कहना है कि शौर्य के क्लासमेट्स ने बताया कि 18 नवंबर को स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य फिसल कर गिर गया था। एक टीचर ने इसे ड्रामा बताते हुए सबके सामने उसे डांट दिया था। 16 साल के छात्र ने इसी से आहत होकर, परेशान होकर सुसाइड कर लिया। और उसने अपनी सुसाइड नोट में छात्र को किस तरीके से परेशान टीचर ने किया, इसका जिक्र भी किया। अब परिवार जो कि स्कूल के बाहर बैठ गया, इंसाफ की मांग कर रहा है। छात्र की फोटो वी वांट जस्टिस के नारे, वी वांट जस्टिस वाले बैनर पोस्टर लेकर सिर्फ परिवार नहीं बल्कि जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक भी साथ में पहुंच गए हैं, क्योंकि चिंता सभी पेरेंट्स को है। चिंता उन पेरेंट्स को है जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर अब छात्र को हैरेस किया गया, उसका शोषण किया गया, उसे परेशान किया गया, या सब बच्चों के सामने उसे डांटा गया, मजाक बनाया गया और इससे इतना आहत बच्चा हो गया कि उसने सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठा लिया, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि टीचर का क्या बर्ताव स्टूडेंट के लिए रहा होगा।
पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए टीचर्स के खिलाफ, उनके एफआईआर उनका है ये और वो अरेस्ट होना चाहिए। और ये दिल्ली के सब स्कूल के लिए एक बड़ा अलार्म सिग्नल है। सब स्कूल ने ध्यान देना चाहिए बच्चों में क्या हो रहा है क्या नहीं। पूरे दिल्ली के पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, आप हर स्कूल में इसको जागृति करें और बच्चों के पे ध्यान दें। टीचर्स एग्जैक्टली क्या बच्चों को कैसे प्रताड़ित करते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं। टीचर्स का काम है कि बच्चों को समझाना, लेकिन यही टीचर ने बच्चे की जान लेने तक बच्चों को मजबूर कर दिया है और हम न्याय मांगते हैं और न्याय लेके रहेंगे। स्कूल में टीचर टॉर्चर करते थे और उसे बार बार अपमानित करते थे या छोटी छोटी बातों पर। तो इससे परेशान हो गए, उसने कई बार उसके पेरेंट्स ने भी कंप्लेंट करी, टीचर्स ने नहीं सुनी। और जो टीचर्स थे हमारी मांग ये है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, प्रॉपर एक्शन लिया जाए अकॉर्डिंग जो हुआ है गलती। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है, वो 7th में पढ़ता है कि जैसे बच्चा म्यूजिक का वो है पीरियड, तो म्यूजिक पीरियड में बच्चा गाएगा नहीं तो क्या करेगा, और शोर करेगा तो उसके नोट्स लिख देते हैं, किसी भी बात का नोट लिख देते हैं और उसको फिर क्या नाम है वो इंस्टिगेट कर देते हैं 15 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है यहाँ के टीचर को। तो इसकी शिकायत बड़े लेवल प्रिंसिपल वगैरह को नहीं किया गया? बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। पहले भी इसके पहले भी इस तरह की एक बच्चा था पहले 6th क्लास के अंदर था, उसको भी इतना परेशान करा उनके माँ बापों ने, यहाँ से निकाल के आज वो JNFP में पढ़ा रहे उस बच्चे को। तो कहेंगे लगातार स्कूल में आप शिकायत करो टीचरों की एडमिनिस्ट्रेट से, वो सुनते नहीं है। अब इस बच्चे को एडमिनिस्ट्रेट के सामने बच्चे को बिठा के टीचर भी डांट रहे हो, बच्चा डांट रहा है, वहाँ रो रहा है क्या मैम मैंने ये नहीं करा। वो बच्चा बहुत प्रताड़ित होके इसको, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। बच्चे ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा। आत्महत्या से पहले का जो सुसाइड नोट है ना, वो भी सामने आया है। इस नोट में छात्र ने आखिरी इच्छा अपनी जाहिर की थी और कहा था मेरे अंग दान कर देना जिससे मेरी तरह कोई तकलीफ ना झेले, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ में ना हो। ये बहुत बड़ी बात है शौर्य ने जो अपने सुसाइड नोट में लिखी और कहा कि मेरे अंग दान कर देना जिससे मेरी तरह कोई और तकलीफ ना झेले, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ में ना हो। दरअसल यहाँ छात्र के आहत होने की बात है जो सामने आ रही है। शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप उस छात्र ने लगाया और अब शौर्य ने सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठाया और उससे पहले उसने सुसाइड नोट बाकायदा लिखा और उसमें अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की और ये कहा कि मेरे जो ऑर्गन्स हैं, मेरे जो अंग हैं वो दान कर दिए जाएं। साथ ही साथ 16 साल का बच्चा, जरा सोचिए कि टीचर के डांटने से इतना बुरी तरह से आहत हो गया कि उसने इतना गंभीर कदम उठा लिया। वो कह रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, मैं चाहता हूं मेरे जो अंग हैं वो दान कर दिए जाएं। और साथ ही उसने ये भी लिखा कि जो टीचर्स हैं वो उसे किस तरीके से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और उसी से परेशान होकर उसने सुसाइड किया। दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ तो शौर्य की रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर शौर्य रहा करता था। ज़रा सोचिए, कमरा खाली हो गया है, कमरे में कोई नहीं है, परिवार वाले और सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स अब कैसे इस घर में रह पाएंगे, उन्हें पल पल अपने बेटे की याद आएगी। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं सुसाइड वाली जगह की ये तस्वीर है। यहीं पर मेट्रो स्टेशन से कूदकर शौर्य ने अपनी जान दे दी। बुरी तरह से जख्मी हो गया था शौर्य और बचाया नहीं जा सका। शौर्य के सुसाइड के बाद परिवार टूट गया है, बिखर गया है। परिवार यकीन नहीं कर पा रहा कि शौर्य ने इतना संगीन कदम आखिर कैसे उठा लिया। अब जो परिवार वाले हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही बाकी पेरेंट्स भी इस घटना के बाद डरे सहमे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने की खबर सामने आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने जांच का शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, जिनके खिलाफ ईडी ने यह जांच का शिकंजा बढ़ाया है, जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया है और अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।